हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत देखते रहेंगे, डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन इतिहास किन भागों में? इतिहास का मतलब ही सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। इतिहास मतलब इति मतलब हुआ है, इति मतलब ऐसा, इति मतलब क्या होता है? ऐसा। हा माने वास्तव में, हा माने वास्तव में, सा मतलब इति मतलब ऐसा, हा माने वास्तव में, हास मतलब हुआ होगा, हुआ होगा, ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा। यानी कि इतिहास का मतलब हो ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा। और इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक हीरोडोट्स को कहा जाता है। हीरोडोट्स इतिहास के जनक कहे जाते हैं। हीरोडोट्स इतिहास के जनक पूछेगा किसे कहा जाता है? हीरोडोट्स। जबकि भूगोल के जनक थिकेटियस को कहा जाता है। इतिहास तीन भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इनके बारे में जान लेंगे क्या महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक की खोज कितने की? प्रागैतिहासिक खोज करता कैसे है, इसे याद कैसे करेंगे? प्रागैतिहासिक की प्राइम रोज ने की थी। किसने की थी? प्राइम रोज ने प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी। इस काल में हमें साक्ष्य ही नहीं प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए। पहले प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ? हमें लिखित साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक में हमें मिले तो हम पढ़ नहीं पाए। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि हम पढ़ नहीं पाए। साक्ष्य प्राप्त पढ़े नहीं जा सके, साक्ष्य प्राप्त जो कि पढ़े नहीं जा सके। याद कैसे करेंगे? पहले तो हमें मिले ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? दूसरे में मिले तो हम अज्ञानी थे यानी कि पढ़ ही नहीं पाए। तीसरे में क्या है? जिसमें हम मिले, साक्ष्य प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और हमने पढ़ भी गए। साक्ष्य प्राप्त, पढ़े भी गए, पढ़े भी जा सके। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा। इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? हीरोडोट्स को कहा जाता है। तीन भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्राइम रोज, कितने खोज की थी? प्राइम रोज ने की थी, जिसमें हमें क्या था? लिखित साक्ष्य ही नहीं प्राप्त हुए। जब लिखित साक्ष्य ही नहीं प्राप्त हुए तो पढ़ेंगे कैसे? दूसरे में आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उन्हें हम नहीं पढ़ पाए। साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल में हम नहीं पढ़ पाए, जबकि ऐतिहासिक काल में हमें मिले और हम पढ़ गए। बनावट के आधार पर इस काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का काल। बनावट के आधार पर पाषाण काल तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की खोजकर्ता किसने कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है खोजकर्ता, सर्च। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फुट को खोजकर्ता कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में क्या होगा कि आदि मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? आदि मानव की उत्पत्ति। आदि मानव की उत्पत्ति हुई पूरा पाषाण काल में। आदि मानव की उत्पत्ति, आदि मानव की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अब क्या हुआ? पूरा पाषाण में आदि मानव की उत्पत्ति हो गई। अब पूरा पूरा मतलब पैरा, एक हम इसे याद कैसे करेंगे? आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज पूरा पाषाण काल में। पूरा मतलब याद कर लेंगे, एक पैरा होता है, पैरा को जलाने में क्या चाहिए? आग चाहिए। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर पाए, इसका हम प्रयोग नहीं कर पाए। आग की खोज की गई। इस काल में क्या हुआ? आग को जलाने, पूरा को जलाने के लिए आग की खोज की गई। आग की खोज, लेकिन हम इसे जला, इसका प्रयोग नहीं कर पाए। आग की खोज प्रयोग नहीं कर सके, प्रयोग नहीं, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आदि मानव लोग अब इसमें एक साथ नहीं रहते थे। पूरा पाषाण काल में व्यक्ति एक साथ नहीं रहते थे, जबकि मध्य पाषाण काल में व्यक्ति एक समूह में रहते थे। व्यक्ति समूह में रहते थे, समूह में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? इसमें इसमें पशुपालन भी प्रारंभ हो गया। पशुपालन, पशुपालन मध्य पाषाण, पशुपालन प्रारंभ हो गया। जब पशुपालन प्रारंभ हो गया और कृषि कृत में करेंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे, कुत्ता भी पाला गया। कुत्ता पाला गया, सबसे पहले जानवर कौन सा? कुत्ता पाला गया। नव पाषाण काल में आ जाएंगे। अब हम किस काल में आ जाएंगे? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ?
मनुष्य तो एक साथ रहते ही थे, मनुष्य एक साथ रहते ही थे, और पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुपालन में इसमें क्या हुआ, पहिए अलग से क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ। और क्या हुआ, आग का पूरी तरह प्रयोग हुआ, आग का पूर्णतः प्रयोग, आग का पूर्णतः प्रयोग हो पाया, पूर्णतः प्रयोग हो पाया, आग का पूर्णतः प्रयोग कर सके। और उसमें क्या हुआ, तांबे की धातु का प्रथम बार प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग। इतना आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक खोज किसने की थी, प्राइमरोज ने, जिसमें क्या हुआ, हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। दूसरे में क्या आदित्य साक्ष्य प्राप्त हुए तो हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए। तो फिर ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, जिन्हें साक्ष्य प्राप्त हुए और इन्हें हम पढ़ भी सके। अब बनावट के आधार पाषाण काल को क्या बनावट, औजार हथियारों के बनावट के आधार पर पाषाण काल इसे कहा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की खोज कितने की थी, पूरा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, अब आग जलाने के लिए पैरा को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, आग, आग की खोज हमने कर डाली किसमें, पूरा पाषाण, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए। उसके बाद मध्य पाषाण काल में व्यक्ति समूह में एक साथ रहते थे, पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था, पशुपालन भी प्रारंभ हो गया, मनुष्य एक साथ रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, नव पाषाण काल, पहिए का आविष्कार हमने किया, आग का पूर्णतः प्रयोग किया और तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, पहिए का आविष्कार किया, आग का पूर्णतः प्रयोग। लोग आगे बात करने वाले हैं। भारत की प्राचीन सभ्यताएं कितने भागों में बांटी थी, भारत की नहीं विश्व की कितनी सभ्यता थी, 4 सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। कितनी सभ्यताएं थी, 4 सभ्यताएं थी। और इन सभी सभ्यताएं किस नदी के तट पर विकसित हुई, आइए जान लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के, दजला व फरात, दजला व फरात नदियों के मध्य, दजला व फरात नदियों पर ये विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है नील नदी। भारत की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के तट पर है, हुआंगहो नदी के तट पर है, हुआंगहो, इसे पीली नदी कहा जाता है, हुआंगहो नदी, चीन की पीली नदी, चीन की शोक नदी भी कहा जाता है, वांगो नदी को शोक नदी कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगस्टी नदी जो कि चीन की है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि मिस्र की। चलिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की दिशाओं के बारे में, कौन से क्षेत्र कहाँ तक फैले हुए थे, कौन से क्षेत्र कहाँ तक फैले हुए थे, ये हमारा हो जाएगा पूर्व। पूर्व में कहाँ पर था, आलमगीरपुर, पूर्व आलमगीरपुर, पूर्व आलमगीरपुर, पूर्व में सिंधु सभ्यता का क्षेत्र आलमगीरपुर था। उत्तर में कहा था, उत्तर में मांड था, उत्तर में मांड तक फैला था। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर तक फैला हुआ था, सुतकांगे। और दक्षिण में कहां पर था, दैमाबाद, दक्षिण दैमाबाद, दक्षिण में कहां तक फैला होता है, दैमाबाद में। अब बात कर लेते हैं ये किन नदियों के मध्य फैले होते हैं। आलमगीरपुर ये हमारा हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना के मध्य बहने वाली एक नदी है। मांड नदी, हिंडन नदी, मांड, मांड किस नदी किनारे, मांड चीनाब, मांड चीनाब नदी किनारे है। मांड कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा सीएम नहीं होता, वहाँ के राज्यपाल होते हैं। कौन है देश में, कौन है वर्तमान, मनोज सिन्हा है। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तुतकांगेडोर कहाँ है, ये हमारा, तुतकांगेडोर हमारा सिंधु नहीं, दाश्क नदी किनारे है। तुतकांगेडोर हमारा किस नदी किनारे है, दाश्क नदी किनारे। जबकि दैमाबाद हमारा, दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे है, गोदावरी, गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में। एमएच के बारे में, इनकी दूरियां बात कर लेते हैं। दूरियां, उत्तर से दक्षिण के मध्य दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम कितनी है, 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की दूरी 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहते थे भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। भाव, ये पहली सभ्यता कहते थे जो कि बाएं से, सॉरी दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। और ये हमारी भाव चित्रात्मक लिपि थी इसमें। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में ये हमारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर 1-2 करें।
थैंक यू।